Good afternoon, students. Please join fast. Good afternoon. Everyone, please join fast. Everyone, please join fast. Please join everyone. गुड आफ्टरनून शुभम, बाकी फ्रेंड्स को बोलो ज्वाइन करने के लिए। बाकी सबको बोलो ज्वाइन करने के लिए। Afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. So, अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. अच्छा, मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे देना सबको ही 1 बजे तक। ओके। सो लास्ट डे हम लोग जो सिलेबस था, सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग IS 94 एंड IS 36 सिस्टम था, उस सारे सिस्टम के बारे में हम लोग देखे थे। उस सिस्टम में हम लोग क्या देखे थे? जो IS 94 सिस्टम है उसको हम लोग USDC सिस्टम बोलते हैं। और USDC का जो सिस्टम है वो नथिंग एल्स बट इट्स अ डिजिटल फॉर्म ऑफ AMPS सिस्टम है कि नहीं? ये AMPS सिस्टम में जो कुछ एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स या फिर जो सिग्नल का हैंडलिंग है वो एनालॉग कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है सारा उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता था। उसकी जगह में USDC और IS 95 सिस्टम में क्या हुआ कि मेरा जो सारा चीज है, सारा मैकेनिज्म है वो डिजिटाइज्ड होते गया। और जो AMPS USDC और IS 95 का जो सिस्टम है उसको हम लोग ऑन द अदर हैंड बोल सकते हैं डिजिटल AMPS सिस्टम, क्योंकि वहां पे सारा जो बहुत जगह ये भी होता था कि मेरा जो AMPS सिस्टम और USDC सिस्टम साइड बाय साइड सर्विस देता था। वहां पे भी जितना सारा फ्रेम स्ट्रक्चर वगैरह जो भी था AMPS सिस्टम में, USDC सिस्टम में उसका सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बट क्या है उसका जो बैंडविड्थ अलॉटमेंट है या फिर बाकी सारा जो भी पैरामीटर्स है, सारे पैरामीटर्स सेम है। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये तो था मेरा US बेस्ड सिस्टम के लिए कि US में मेरा क्या हुआ कि AMPS सिस्टम यूज होता था। वैरएज अगर हम लोग यूरोप में देखते हैं, यूरोप में मेरा क्या होता था? यूरोप में मेरा ETS सिस्टम
चलता था, या फिर जो टेक्नोलॉजी या फिर जो स्टैंडर्ड मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो सिस्टम का स्टैंडर्ड चलता था, दैट वाज इज नोन एज ETSCS सिस्टम। तो ये जो ETSCS सिस्टम है, इसका तो डिजिटाइजेशन नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ कि ऑब्वियसली अगर डिजिटाइजेशन नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ही। तो अब क्या है कि हम लोग को एक नया सिस्टम के बारे में पढ़ना है, या फिर ये जो यूरोप में जो कॉम्प्लिकेशंस था, यूरोप में और एक क्या प्रॉब्लम था, यूरोप में बेसिकली क्या है, यूरोप एक बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है, और छोटा सा कॉन्टिनेंट होने के कारण एक ही मतलब क्या बोलेगी, जो एरिया है वो काफी कम है, और काफी कम एरिया में डिफरेंट क्या है कि कंट्रीज आर देयर। ओके, तो ये जो यूरोप में स्मॉल एरिया में डिफरेंट कंट्रीज है, उसके हिसाब से एरिया को डिफरेंट था। और क्या है कि ज्यादा नंबर ऑफ जो यूजर है, अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूजर होता था तो वहाँ पे भी क्या है, इंटरफेरेंस का जो प्रॉब्लम है वो भी मतलब प्रॉब्लम होने लगा। तो इसके कारण GSM का जो, या फिर ग्लोबल GSM का जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी फर्स्ट स्टार्ट हुआ फ्रॉम यूरोप, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डिफरेंट जो कंट्रीज है उस कॉन्टिनेंट जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में डिफरेंट कंट्री क्या करता था, अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज करता था। तो अगर अलग अलग स्टैंडर्ड यूज करेगा अलग अलग कंट्री, तो उसमें क्या डिसएडवांटेज है? एडवांटेज तो ये है कि सब कोई अलग अलग बैंड में काम करेगा, सबका अलग अलग बैंड में ऑपरेशन होगा, तो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम का जो है वो भी थोड़ा बहुत ओवरकम होता है। ऊपर से जो मेरा नेटवर्क है वो भी सिक्योर, नेटवर्क जो है वो भी थोड़ा सिक्योर नेटवर्क हो जाता है। लेकिन क्या है, साइड बाय साइड ये प्रॉब्लम हुआ, या फिर ये प्रॉब्लम सबको फेस किया। और वो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अलग अलग बैंड्स पे, अच्छा वॉइस मेरा क्लियर है ना? अगर नहीं रहेगा क्लियर तो प्लीज मेरे को बताना। ओके, तो ये जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज होते थे, या फिर अलग अलग क्या बोलेंगे सिस्टम यूज होता था मोबाइल कम्युनिकेशन का, उससे प्रॉब्लम ये जनरेट हुआ कि अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग सभी को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में काम करना पड़ा। और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में काम करने के लिए जो यूजर्स थे, यूजर साइड्स में ये प्रॉब्लम अराइज हुआ कि जो मेरा क्या बोलेंगे, जो मेरा डिवाइसेस यूज करते थे सब्सक्राइबर्स, या फिर जो मेरा मोबाइल यूनिट था, वो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग मोबाइल यूनिट सबको यूज करना पड़ा। यूनिवर्सली कोई एक मोबाइल यूनिट लेके कोई अगर वन कंट्री से दूसरा कंट्री ट्रैवल करता था, तो उसमें क्या होता था कि वो दूसरा कंट्री में जाके उसका जो मोबाइल फोन है या फिर जो मोबाइल हैंडसेट है वो काम नहीं करता था। तो और क्योंकि जहाँ पे कंट्रीज बहुत छोटे छोटे हैं, वहाँ पे हो ही सकता है कि जो पीपल है वहाँ पे, जो वहाँ के लोकल पीपल है, उन लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन ट्रैवल करने से भी उन लोगों का ये प्रॉब्लम होता था कि उन लोग जो सेम मोबाइल हैंडसेट है, वो सेम मोबाइल हैंडसेट को यूज नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये जो एक प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अब क्या है, देखो दोनों चीज है। एक तो सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीज करना है, तो सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीज करना है, ऊपर से क्या है, एक वर्सेटाइल नेटवर्क का जरूरत था। जो वर्सेटाइल नेटवर्क क्या है, थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट सबको यूज कर पाए और नेटवर्क कैपेसिटी भी एनहांस हो। तो ये दोनों प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यूरोप में जो ETSC सिस्टम चलता था, या फिर ETSC सिस्टम यूज होता था, या फिर ETSC सिस्टम को ही यूज करके जो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में काम करता था, या फिर उसको यूज किया जाता था, तो उससे क्या हुआ, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में उन लोग सबको आ गया, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि टाइप सिस्टम था। और वो सिस्टम में क्या है कि उस सिस्टम में सबको इस सिस्टम को यूज किया। इसके लिए क्या है, ये एक यूनिवर्सल सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को सबको यूज कर सकता है, और ये एक वर्सेटाइल सिस्टम भी बन गया, क्योंकि उस सिस्टम को देखा जाता
था कि सब कोई एक ही हैंडसेट पे काम चलता था और मेरा नेटवर्क और क्योंकि ये सिस्टम मेरा एक डिजिटल सिस्टम था, तो डिजिटल सिस्टम होने के कारण मेरा क्या हो गया, पीक में जो नेटवर्क कैपेसिटी का जो प्रॉब्लम था उसने या फिर जो कॉम्प्लिकेशन था उस नेटवर्क कैपेसिटी का कॉम्प्लिकेशन को भी हम लोग ओवरकम कर पाए। तो ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम जो नया सिस्टम का इन्वेंशन हुआ, दैट सिस्टम इज नोन एज जीएसएम सिस्टम और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ओके, this system is known as GSM system or global system for mobile। तो GSM इन सेकंड और क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली GSM मेरा प्रिलिमिनरी स्टेज में नहीं है, GSM एक अपग्रेडेड वर्जन है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो इसीलिए GSM को एक सेकंड जनरेशन सेलुलर सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल और GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल और GSM is a second generation cellular system or standard system standard that was developed to solve the fragmentation problem of the first cellular system in Europe। तो जो मेरा पहला सेलुलर सिस्टम क्या था, यूरोप में यूज होता था, वो था ETSS का फ्रेगमेंटेशन, और जो मेरा उसका इंटरफेरेंस का जो प्रॉब्लम था, उसका जो नेटवर्क का कैपेसिटी का जो प्रॉब्लम था, ये सारी चीज को ओवरकम करने के बाद हम लोग जो सिस्टम को ओवरकम करके जो सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, जो सिस्टम को हम लोग डेवलप किए, दैट इज नोन एज द GSM। एंड GSM is the world's first cellular system to specify digital modulation and network level architecture and services। और इसमें क्या है कि क्योंकि एक डिजिटाइज सिस्टम था, तो इसमें जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज किया जाता था, वो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या था, मेरा ऑल दोस टेक्निक्स आर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ओके, and before GSM, European countries used different cellular standards throughout the continent, and it was not possible for a customer to use a single subscriber unit throughout the Europe। और उसमें क्या है, क्योंकि सब कोई GSM एक ही स्ट्रक्चर या फिर एक ही नेटवर्क को यूज नहीं करता था, तो इसीलिए थ्रू आउट द यूरोप सेम यूनिट को या फिर सेम डिवाइस को यूज करना भी इम्पॉसिबल था फॉर यूजर्स। GSM was originally developed to serve as the pan-European cellular service and promised a wide range of network service to the user through the use of ISDN। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि GSM जो ओरिजिनली अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड मेरा यूज होता है, वो बेसिकली यूज हुआ था कहाँ पे, क्यों, यूरोपियन कंट्रीज में यूज करने के लिए ही ये सिस्टम को यूज किया गया था या फिर इस सिस्टम को डेवलप किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब इसमें और ये क्या हुआ था, यूरोपियन कंट्री में हुआ था, और ये प्रॉमिस करता था या फिर ये एकदम श्योरली एक वाइड नेटवर्क सर्विस देता था। मतलब जो नेटवर्क का जो कैपेसिटी है, वो नेटवर्क का कैपेसिटी बहुत ज्यादा विद कंपैरिजन टू प्रीवियस सिस्टम या फिर विद कंपैरिजन टू द प्रीवियस नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये बहुत ज्यादा ये क्वालिटी या फिर नेटवर्क कैपेसिटी प्रोवाइड करता था, बिकॉज द यूज ऑफ ISDN। ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि मेरा जो नेटवर्क है वो एक डिजिटल नेटवर्क है, तो और यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, दैट वाज नोन एज द ISDN और इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्यों, और ऑब्वियसली इसका नाम से ही पता चल रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी है ISDN का टेक्नोलॉजी क्या बोलता है कि
ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड सर्विस है, मतलब जो टोटल एरिया में डिजिटल नेटवर्क फैला हुआ है उसको अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड करके वो सारे नेटवर्क को एक्यूमुलेट करता है, मतलब अलग अलग कंट्रीज का जो नेटवर्क है उसको एक्यूमुलेट करके सारे को मिला के एक नेटवर्क बनाता था। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर डिजिटल नेटवर्क। तो इंटीग्रेटेड सर्विस मतलब सबको एक साथ लाना। इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट? इंटीग्रेशन मीन्स सारे को हम लोग जोड़ देते हैं। तो क्योंकि अलग अलग कंट्रीज का जो डिफरेंट नेटवर्क था वो सारे नेटवर्क को एक स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर एक कॉमन सूत्र से सबको इंटीग्रेट किया गया या फिर जोड़ा गया। तो दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज ISDN और इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो GSM सक्सेस has exceeded the expectation of virtually everyone and it is now the world's most popular standard for new cellular radio and personal communication। और ये जो मेरा GSM का जो मेरा टेक्नोलॉजी था, ये GSM का टेक्नोलॉजी मेरा क्या था? GSM टेक्नोलॉजी फाइनली और जब हम लोग ग्राउंड लेवल में देखें या फिर यूजर के जो स्टैंडर्ड्स है या फिर यूजर के जो पैरामीटर्स है उसके बेसिस में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखें कि इसका जो सक्सेस था, सक्सेस रेट बहुत हाई है। इनफैक्ट ये इनिशियली डेवलप हुआ था फॉर पैन अमेरिकन कंट्रीज या फिर सॉरी नॉट अमेरिकन, पैन यूरोपियन कंट्रीज, बट अभी हम लोग देख सकते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको यूज हो जाता है। क्योंकि अब मतलब इंडिया में भी जो सिस्टम यूज होता है दैट इज ऑल्सो GSM सिस्टम। और अभी जैसे हम लोग ने जियो, एयरटेल, तुम्हारा वोडाफोन, ये सारा यूज करते हैं, सब क्या है? मेरा सारा है GSM टेक्नोलॉजी को यूज करके सारे ने हम लोग क्या करते हैं? GSM टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली डे टू डे जैसे ग्रेजुअली सबको यूज करते गया तो GSM टेक्नोलॉजी जो है या फिर GSM मोबाइल का जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल का ये जो मैकेनिज्म है ये एक वर्सेटाइल सिस्टम के रूप में उभर के आया। ठीक है, और इसको छोड़ के भी एक टेक्नोलॉजी था दैट इज IS-95 टेक्नोलॉजी और CDMA टेक्नोलॉजी। CDMA टेक्नोलॉजी में भी नेटवर्क कैपेसिटी काफी ज्यादा रहता है, बट इन जो CDMA टेक्नोलॉजी क्या है कि जो मेरा हैंडसेट है उसमें हम लोग क्या है, सिम कार्ड जो है या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल जो है उस मॉड्यूल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा साथ डाटा डोकोमो, रिम, ऑल दीज आर एग्जांपल्स। ओके, all these are examples of CDMA technology. So it is predicted that by the year of 2000 there will be between 20 to 50 million GSM subscriber worldwide। और ये एक्सपेक्ट किया गया था या फिर इसको मतलब अजम्पशन किया गया था कि पूरे वर्ल्ड वाइड में बाय 2000 कितना मेरा 50 to 20 मिलियन यूजर रहेगा GSM का। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर हम लोग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे यूरोप में क्या है, 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में GSM का जो क्या बोलेंगे, GSM का जो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, GSM का जो बैंडविड्थ था या फिर जो बैंड में वो काम करता था, इट वाज 900 मेगाहर्ट्ज बैंड and it was taken by the GSM और इनिशियली इसका नाम था ग्रुप स्पेशल मोबाइल। ठीक है, अभी इसका नाम हो गया है GSM में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। एक सेकंड रुको, तो थोड़ा सा वेट करो तुम लोग। अच्छा सुनो ना, आज का क्लास ना हम यहीं पे छोड़ देते हैं, हम सेकेंड हाफ में क्लास लेंगे। तुम लोग को सेकेंड हाफ में फ्री हो?
तुम लोग सेकेंड हाफ में फ्री हो? यस मैम। सेकेंड हाफ में कितने बजे ले बोलो? इमेज प्रोसेसिंग का क्लास है मैम। कितने बजे? ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे, आज का क्लास हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है? यस मैम। ओके, थैंक यू। Good afternoon, students. Please join first. Good afternoon, students. Please join first. Everyone, please join first. रंजन, बाकी सबको थोड़ा फॉलो ज्वाइन करने के लिए। यस मैम। Okay, so let's start. तो हम लोग सुबह जो मेरा क्लास हो रहा था या फिर जो मैं डिस्कशन चल रहा था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जीएसएम सिस्टम जो, अच्छा मेरा वॉइस क्लियर है? यस मैम। मेरा वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके, सो टेक्नोलॉजी है या फिर जीएसएम का जो मैकेनिज्म है या फिर जो स्टैंडर्ड है उसमें हम लोग क्या देखें, जीएसएम एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें क्या हुआ कि ये स्पेशली यूरोप में यूज करने के लिए बना हुआ था। और इनिशियली ये जिसका जो टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो सिस्टम है या फिर इसको तुम लोग स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो, इसको जीएसएम स्टैंड फॉर ग्रुप स्पेशल मोबाइल। ओके, क्योंकि यूरोपियन कंटिनेंट में जितने सारे कम्युनिटीज हैं या फिर जितने सारे कंट्रीज हैं उसमें से कुछ कंट्री सबको एक साथ मिल के या फिर एक कमिटी बन के ये जो सिस्टम है या फिर ये जो स्ट्रक्चर मतलब क्या बोले ये जो सिस्टम है इसको लॉन्च किया हुआ था। इसीलिए जीएसएम को बोला जाता था ग्रुप स्पेसिफिक मोबाइल, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे यूरोप में मेरा क्या प्रॉब्लम होता था, एक तो उसका जो एरिया है वो कम है, बट क्या होता था कि सबको ही अगर सारे कंट्रीज अगर अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज करते थे तो जो यूजर्स होते थे, जो यूजर ट्रैवल करते थे एक कंट्री से दूसरा कंट्री, क्योंकि बहुत छोटा जगह है यूरोप, एक कॉन्टिनेंट है, ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि काफी छोटा है एरिया वाइज, तो एक कंट्री से दूसरा कंट्री में ट्रैवल करने के दौरान उन लोगों को क्या फेस करना पड़ता था कि सेम सिम कार्ड काम नहीं करता था, सेम टेक्नोलॉजी काम नहीं करता था, अलग अलग बैंड्स पे काम होते थे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या फिर और उसके साथ साथ साइड बाय साइड नेटवर्क कैपेसिटी को भी एनहांस करना था। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए
एक डिजिटाइज्ड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का इन्वेंशन किया गया या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का डेवलप किया गया, जिसको हम लोग बोलते थे ग्रुप स्पेशल मोबाइल, जिसको जो कि 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में काम करता था। ठीक है, तो 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में जब ये काम करने लगा और इसके जितने सारे फीचर्स थे, वो फीचर्स इतना अट्रैक्टिव था और इतना वर्सेटाइल था कि डे बाय डे इसका पॉपुलैरिटी जो है वो काफी ग्रेजुअली राइज करते गया। और एक ऐसा टाइम आया जब चाइना, कोरिया जैसे साउथ एशिया जो कंपनी है या फिर साउथ एशिया का जो कंट्रीज है या फिर साउथ अमेरिका का कंट्रीज है या फिर ऑस्ट्रेलिया भी इस पे इंटरेस्टेड था, सबको ही इसी सिस्टम को या फिर इसी स्टैंडर्ड को यूज करने में इंटरेस्टेड होने लगा, जिसके कारण बाद में इसका नाम जो है वो ग्रुप स्पेशल मोबाइल नहीं होके जीएसएम से वो चेंज हो गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। मतलब ग्लोबली थ्रू आउट द वर्ल्ड ये यूज होता था। ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, हम थोड़ा अटेंडेंस ले लेते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून रुपेश। ओके, तुम लोग ना लीव मत करना क्योंकि एंड ऑफ द क्लास तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। ओके, और जितना हो सके सब किसी को बोलो ज्वाइन करने के लिए, मतलब आउट ऑफ द क्लास भी कुछ बात है तुम लोगों के साथ। ओके, सो हाँ, तो क्या 900 megahertz band, the task of specifying a common mobile communication system for Europe in the 900 megahertz band was taken up by the Group Special Mobile Committee। एक कमेटी बना जिसको हम लोग जीएसएम कमेटी बोलते थे। जीएसएम का फुल फॉर्म था जहाँ पे ग्रुप स्पेशल मोबाइल कमेटी which was a working group of Conference Europe Post डेजर्ट टेलीकम्युनिकेशन CEPT। ठीक है, पूरा यूरोप में एक ग्रुप चलता था जिसमें या फिर एक अलायंस था कुछ कंट्रीज का, जिस अलायंस का या फिर जिस ग्रुप का नाम था कॉन्फ्रेंस यूरोपियन पोस्ट डेजर्ट टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस ग्रुप को इन शॉर्ट बोला जाता था CEPT। तो ये कमेटी मिलके 900 मेगाहर्ट्ज के जो जीएसएम बैंड है, 900 मेगाहर्ट्ज का जीएसएम बैंड में एक सिस्टम को या फिर एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करने के लिए लॉन्च किया। Recently, GSM has changed its name to the Global System for Mobile for marketing reason। अब इसका नाम अभी चेंज हो गया है क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इनफैक्ट इंडिया में भी अभी जो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं जिसके थ्रू हम लोग का मोबाइल कम्युनिकेशन होता है वो भी क्या है, जीएसएम का ही टेक्नोलॉजी है फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन फॉर मार्केटिंग रीजन। द सेटिंग of standards for GSM is currently under aegis of European Technical Standard Institute। और ये जो इसका जो मतलब क्या बोले, इसका जो कमिटी है, सेटलिंग जो कमिटी है जो भी अभी तक कंट्रोल होता है कहाँ से होता है, यूरोपियन टेक्निकल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से ये अभी तक कंट्रोल होता है। ठीक है, जीएसएम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, मतलब इन लोगों का जो, क्योंकि इन लोगों ने ही जो यूरोपियन कंट्रीज है उन लोगों का जो ग्रुप है वो सारे ग्रुप्स मिला के क्या हुआ था कि इस सिस्टम को या फिर इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था उन लोग। तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली उन लोग क्या करता है कि उसके हिसाब से उन लोग उसका जो पेटेंट है या फिर बेसिक जो आइडियाज है उस चीज को उन लोग को
ये देना पड़ता है, ऑथोराइजेशन उन लोगों से लेना पड़ता है, मतलब ये जो कंट्रोलिंग कमेटी है या जो कंट्रोलिंग जो पावर है वो उन लोगों के पास है। तो GSM was first introduced in the European market in 1991। जो GSM का जो टेक्नोलॉजी है, जो कि एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है या फिर एक डिजिटाइज सिस्टम है जिसमें डिजिटल का मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को यूज किया गया है, ये फर्स्ट लॉन्च हुआ इन द ईयर ऑफ 1991। और क्या है कि और 2 साल के अंदर बाय द ईयर ऑफ 1993 क्या हुआ कि बहुत इसका जो पॉपुलैरिटी काफी राइज कर गया, और उसके साथ साथ वेरियस नॉन यूरोपियन कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसमें इंडिया भी आता है, एशियन कंट्रीज में सब कोई क्या है GSM का जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहा या फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहा। ठीक है, टेक्निकल इक्विवेलेंट ऑफ SOT, and we support the personal communication service in the 1.8 gigahertz to 2.0 gigahertz radio bands recently created by government throughout the world। और उसके बाद में जब देखा गया कि बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग सम अमेरिकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और जो मेरा ऑस्ट्रेलिया का कंट्रीज है, सारा कंट्रीज जब इसमें इंटरेस्टेड होने लगा। जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो जो GSM का पॉपुलैरिटी जब बहुत ज्यादा राइज कर गया, तब उस कंडीशन में क्या है कि फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस, पर्सनल यूज के लिए क्या है कि इसका जो चैनल्स है उसमें क्या हुआ कि और उसका जो बैंड है, जिस बैंड में पहले 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में यूज हो रहा था, वो अभी 1.8 to 2 गीगाहर्ट्ज के जो बैंड है उसमें उसको अपग्रेड कर दिया गया। अब GSM का जो सर्विस है, GSM सर्विस का फीचर्स क्या क्या है, उसमें एडवांटेजेस क्या क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो GSM सर्विस फॉलोड ISDN गाइडलाइन। ISDN क्या था? इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर डिजिटल नेटवर्क। वो उसमें क्या है कि उसमें गाइडलाइन है कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज अगर है, डिजिटल नेटवर्क मतलब डिजिटल नेटवर्क अगर है तो उसमें कितना चैनल को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होता है, तो वही ISDN का जो स्टैंडर्ड है उसका जो गाइडलाइंस है, GSM सर्विस क्या करता है या फिर GSM का जो टेक्नोलॉजी क्या है वो क्या करता है, वो सेम सर्विस को या फिर सेम गाइडलाइन को फॉलो करता है। एंड आर क्लासिफाइड एज ईदर टेली सर्विस और डेटा सर्विस। और हम लोग तो देख ही सकते हैं उसमें यूज क्या क्या होता है, या तो टेलीफोन मतलब कॉलिंग के लिए होता है या फिर डेटा सर्विस के लिए यूज होता है। अभी तो डेटा सर्विस के अंदर बहुत सारा फीचर्स प्रोवाइडेड हो गया है, मतलब वीडियो कॉलिंग लाइक दैट। तो ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि अभी का जो भी मेरा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है तो उसमें GSM का ही टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। तो अभी GSM को लेके जब कभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग खुद को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, टेली सर्विसेज इंक्लूडिंग, और इसमें टीवी का जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली टेलीकम्युनिकेशन का या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन का बात हो रहा है। टेली सर्विसेज इंक्लूड स्टैंडर्ड मोबाइल टेलीफोन एंड मोबाइल ओरिजिनेटेड और बेस ओरिजिनेटेड ट्रैफिक। और इसमें क्या है कि मेरा मेन ट्रैफिक कहाँ से कहाँ है, मोबाइल टू मोबाइल जो ट्रैफिक ओरिजिनेट हो रहा है वो है। डेटा सर्विसेज जो कि मेरा टेली सर्विस है, टेली सर्विस मतलब कॉलिंग के लिए। कॉलिंग के लिए क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, मतलब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो भी ये जनरेट होता है, कॉल जनरेट होता है या फिर कॉल जनरेट होना मतलब इसको हम लोग ट्रैफिक बोलते हैं।
सिर्फ वो इंक्लूडेड है। और डेटा सर्विस में क्या है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड पैकेट स्विच ट्रैफिक। तो कंप्यूटर ऑब्वियसली डेटा सर्विस है, तो इंटरनेट डेटा सर्विस मतलब व्हाट, इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए है। अभी तो एंड्रॉइड जब फोन आ गया है, ये इनिशियल स्टेज का बात हो रहा है, अभी जैसे एंड्रॉइड फोन्स आ गए हैं, तो अभी डेटा सर्विस क्या है, मतलब मोबाइल टू मोबाइल भी है, मोबाइल टू कंप्यूटर भी है, मतलब सारे मोड में अभी अवेलेबल है। यूजर सर्विसेज में बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। जब इनिशियली जीएसएम का टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ था या फिर डेवलप हुआ था, तब कोई भी यूजर का जो सर्विस है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट वन मेरा क्या होगा, टेलीफोन सर्विस, मतलब बात करने के लिए हम लोग इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो दैट फर्स्ट वन विल बी टेलीफोन सर्विस इंक्लूडिंग इमरजेंसी कॉलिंग एंड FaxMile. GSM also support video text and teletext। पहले वीडियो टेक्स्ट और टेलीटेक्स्ट मतलब वीडियो मैसेजेस और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है। वीडियो मैसेजेस भी तो हम लोग भेज सकते हैं, पहले भी था, जिसको MMS बोला जाता था, ठीक है। Though they are not integral part of the GSM standard, मतलब हर जगह ये सर्विस, ऑब्वियसली हम लोग भी देखे हैं कि हर जगह ये सर्विस प्रोवाइडेड नहीं होता था, हर मोबाइल में हम लोग MMS नहीं कर पाते थे, और जो हर जगह से, लेकिन क्या है कि ये जो टेलीफोन या फिर टेलीटेक्स्ट जो है, टेलीटेक्स्ट का जो सर्विस है वो ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग बहुत बाद में, शायद इनिशियल कंडीशन में टेलीटेक्स्ट भी प्रोवाइडेड नहीं होता था सारे मोबाइल हैंडसेट में, ठीक है। सेकंड वन इज बिहेवियर सर्विसेज और डेटा सर्विस। ऑब्वियसली सेकंड वन इज डेटा सर्विस। डेटा सर्विस जो इंटरनेट पहले हम लोग यूज करते थे, कैसे करते थे, मोबाइल टू मोबाइल इंटरनेट यूज होता था, नहीं होता था, खाली कंप्यूटर में, मेरे घर में एक नेट आता था, एक केबल कनेक्शन आता था, उसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, इंटरनेट को यूज कर सकते थे। तो इंक्लूडिंग इमरजेंसी which is limited to layer 1, 2, 3 of the open system, the open system interconnection। तुम लोग OSI मॉडल पढ़े हो, OSI मॉडल में कितना सारा लेयर्स होता है, OSI मॉडल में कितना सारा लेयर्स होता है, 7 लेयर। एनीवन, OSI मॉडल में कितना सारा लेयर होता है, 5 होता है। हाँ, लेयर्स का नाम बताओ तो। एप्लीकेशन, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, हाँ, फिजिकल लेयर, नीचे से बताओ, फिजिकल, डेटा लिंक, उसके बाद नेटवर्क, डेटा लिंक के बाद नेटवर्क, नेटवर्क के बाद ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क के बाद कैसे नेटवर्क होगा, एप्लीकेशन, ऊपर से अगर बोले तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, उसके बाद डेटा, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, और एक लेयर होगा, उस एक लेयर का नाम मुझे अभी प्रेजेंटली याद नहीं आ रहा। तो मेरा क्या है, टोटली हम लोग देख रहे हैं कि OSI मॉडल में मेरा क्या था, टोटल 7 लेयर्स आर देयर, 7 लेयर्स ही था, एक में था 5 लेयर्स, एक में था 7 लेयर्स, जिसमें एक में डेटा, फिजिकल और दो लेयर का पंचिंग हो गया था, ठीक है। तो ये जो डेटा सर्विसेज मेरे अवेलेबल था, डेटा सर्विसेज में क्या है, इनिशियली क्या है कि मेरा खाली तीनों लेयर में ही, जो बॉटम का 3 लेयर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये तीनों लेयर में ही काम होता था। मींस तीनों लेयर में काम कब होगा, तीनों लेयर में काम होना मतलब तुम लोग IoT में पढ़े होंगे कि इंटरनेट के स्पीड के ऊपर ये वेरी करता है, ठीक है, इंटरनेट के स्पीड के ऊपर वेरी करता है, उसका फीचर्स में वेरी करता है कि क्या क्या वहां से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये जो तीनों लेयर को लेकर ही पहले जो सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाता था। एंड सपोर्टेड सर्विसेज इंक्लूड पैकेट स्विच प्रोटोकॉल एंड डेटा रेट्स फ्रॉम 300 bps to 9.6 kbps। जो मेरा डेटा रेट होता था, मतलब इंटरनेट का जो स्पीड का, अगर जो डेटा ट्रांसमिशन का जो रेट है वो कितना कम था, ओनली 9, मैक्सिमम अप टू ओनली 9 kbps। अभी हम लोग कितना है,
14 Mbps, 15 Mbps जो केबल नेट आता है कोलकाता में वो 100 Mbps तक स्पीड देता है। और यहाँ पे जब इनिशियल स्टेज में ये सिस्टम आया था तब क्या है कि डेटा स्पीड कितना था, डेटा रेट कितना था, इंटरनेट का स्पीड 9.6 kbps ओनली मैक्सिमम, और मिनिमम था तुम्हारा 300 bps। Data may be transmitted using either a transparent mode where GSM provides standard channel coding for the user data, or non-transparent mode where GSM offers special coding efficiency based on the particular data interface। तो ये जो होता था, जो डेटा सर्विसेज जो भी प्रोवाइड किया जाता था, डेटा सर्विस कितना होता, कैसा होता था, डेटा सर्विस मेरा हो जाता था तुम्हारा या तो होता था ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट चैनल में। मतलब ट्रांसपेरेंट चैनल, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट चैनल मतलब हो जाएगा मेरा डेडिकेटेड चैनल, वहां पे कोई भी इंटरफेरेंस का कोई टेंशन नहीं है, वहां पे क्या है टोटली डेडिकेटेड है। लेकिन समटाइम्स क्या होता था कि समटाइम्स क्या होता था उसका वो जो चैनल्स है हम लोग ड्यू टू द ट्रैफिक वहां पे सबको मतलब सबको डेडिकेटेड चैनल प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता था। तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग देखे हैं TDMA में, तो जहाँ पे मेरे पास सफिशिएंट चैनल्स नहीं होते हैं उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में चैनल का शेयरिंग होता है और पर्टिकुलर और वहां पे हम लोग को कोडिंग करना पड़ता है। तो यही सारे फीचर्स को लेके मेरा क्या हुआ था, डेटा सर्विस और BLA सर्विस जो है वो स्टार्ट हुआ था। एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री ISDN सर्विसेज। इसमें क्या होता था, ऑब्वियसली ISDN है तो ये इसका जो नेचर होगा, क्योंकि ISDN का फुल फॉर्म ही होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर डिजिटल नेटवर्क, तो ऑब्वियसली इसका जो नेचर होगा वो नेचर क्या होगा, डिजिटल नेचर होगा। और जिसमें क्या है, कॉल डाइवर्शन, क्लोज्ड फॉर यूजर ग्रुप्स एंड कॉलर आइडेंटिफिकेशन आर नॉट अवेलेबल। ये क्या है, स्पेशल सर्विसेज होता था जिसमें क्या है कि कॉलर का जो इंफॉर्मेशन है समटाइम्स हम लोग छुपाते भी थे, मतलब इंक्लूड डिजिटली इंक्लूड कॉल डाइवर्शन, मतलब एक जो होता था ना कि पहले मेरा डेटा योर कॉल इज डाइवर्टेड, या फिर कोई मतलब जो नोटिफिकेशन सारा आता था। और ये क्या है, सप्लीमेंट्री सर्विसेज होता था एंड आल्सो इंक्लूड द शॉर्ट मैसेजिंग और SMS, ठीक है, which allows GSM subscriber and base station to transmit alphanumeric pages ऑफ लिमिटेड लेंथ। और ऑब्वियसली एकदम जो शुरुआत में जो मेरे पास छोटा छोटा नोकिया का मोबाइल रहता था उसमें क्या है, जो SMS हम लोग करते थे उसमें क्या है कि कैरेक्टर का लिमिटेशन होता था। तुम लोग भी जानते होंगे कि कैरेक्टर का लिमिटेशन होता था, कितना कैरेक्टर का ही मैसेज हम लोग भेज सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड कैरेक्टर का मैसेज हम लोग नहीं भेज सकते थे। तो GSM सब्सक्राइबर एंड बेस स्टेशन टू ट्रांसमिट अल्फा न्यूमेरिकल पेज। और इसमें क्या, जिसमें अल्फा न्यूमेरिकल पेज में एक ऐसा पेज या फिर एक ऐसा स्क्रिप्ट जिसमें क्या है, अल्फाबेट्स भी है और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी है, ठीक है। SMS also provides cell broadcast which allows GSM base station to repetitively transmit ASCII message which as many as 5093 character string in concerned फैशन। और GSM में क्या होता था, और एक है कि मेरा जो बेस स्टेशन है वो अगर मेरे को कोई मैसेजेस भेजना चाहता था या फिर जो मेरा नेटवर्क है या फिर जो टेलीफोन का जो सिस्टम है वो भी अगर हमको चाहे तो हम SMS भेज सकता था। जैसे कि अभी हम लोग का आता है बहुत सारा ऑफर्स के बारे में कंपनी से, ये सारा का भी जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल था। SMS may be used for safety and advisory application। Obviously अभी भी हम लोग देखते हैं कि बोलता है जैसे कि बैंक का जो ID पासवर्ड है वो किसी को मत दीजिए या फिर बहुत सारे अवेयरनेस मैसेजेस भी प्रोवाइडेड होता है। तो ये GSM का फीचर्स है, अभी आता भी हम लोग का मोबाइल में बहुत सारा, such as broadcast and highway weather information to all GSM subscriber। जैसे नोटिफिकेशन आता है हम लोग का बहुत सारा, बैंक से नोटिफिकेशन आता है, गवर्नमेंट से आता है, आधार कार्ड ये से बहुत सारे SMS जो है वो आते हैं। तो ये क्या है, सिस्टम का जो फीचर्स है जिसमें वेदर इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। From the user's point of view, one of the most remarkable features of GSM is subscriber identity module, जो कि है मेरा सिम कार्ड। GSM का ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है।
एक जो मेरा सिम कार्ड है, सिम कार्ड में क्या होता है, इट्स अ मेमोरी डिवाइस। उसमें क्या है कि कोई भी जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर के अगेंस्ट में एक नंबर एलोकेट किया जाता है और उस सब्सक्राइबर का जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उस नंबर के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड होता है। और वो जो छोटा सा मेरा सिम कार्ड है, मेरे फोन में जो छोटा सा सिम कार्ड है, उसमें उसका जो सर्किट है उसमें क्या है, उसका सारा डेटा ऑलरेडी फीडेड है। मीन्स इट्स अ मेमोरी डिवाइस जो कि जो पर्टिकुलर नंबर हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, उसके अगेंस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और उसमें वो सेव हुआ रहता है। Which is a memory device that stores information such as subscriber identification number। क्या है, जैसे कि जब हम लोग कोई भी नया मोबाइल में कनेक्शन लेते हैं तो जो सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास देना होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है सर्विस प्रोवाइडर को। सारा इंफॉर्मेशन उस सिम कार्ड के अगेंस्ट में या फिर उस सिम कार्ड का जो मेमोरी यूनिट है उस पे स्टोर हुआ रहता है। A subscriber uses the SIM card for 4-digit personal ID number to activate service from any GSM phone। पहले जो सिम कार्ड आता था उसमें जो नंबर होते थे वो 4 डिजिट नंबर होते थे, और जिसमें क्या है 4 डिजिट टू एक्टिवेट सर्विस फ्रॉम एनी GSM फोन। और सर्विस वो सिम कार्ड का जो सर्विस है उसको स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, 4 डिजिट का नंबर रहता है हर एक GSM फोन का। एंड सिम्स आर अवेलेबल एज स्मार्ट कार्ड्स, credit card sized card that may be inserted into any GSM phone। अभी सिम कार्ड कितना छोटा आता है, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का जो एक छोटा सा एकदम छोटा सा बटन की शर्ट के बटन के साइज का सिम कार्ड आता है। अभी तो माइक्रो सिम हो गया, लेकिन इनिशियल एराज में जब सिम कार्ड का इन्वेंशन हुआ था जो कि एक मेमोरी डिवाइस था, वो एक ATM कार्ड या स्मार्ट कार्ड के साइज का आता था, जिसको कोई भी मोबाइल जो यूनिट है उस मोबाइल यूनिट में इंसर्ट करना पड़ता था। अभी मेरा सिम कार्ड बहुत छोटा हो गया है, तो ऑब्वियसली तुम लोग सोच ही सकते हो कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो कितना ज्यादा हुआ है। Which are less convenient than the SIM card, size card inserted in the GSM phone or plugged in module, which are less convenient than the SIM card but are non-Etherless, removable and portable। और ऑब्वियसली जब अगर सिम इसका साइज जो है वो अगर इतना बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो क्या है कि ये नॉन मूवेबल है, मतलब इसको यहाँ वहां हम लोग नहीं डाल सकते हैं। Without a SIM installed, all GSM mobiles are identical and non-operational। ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि जब तक हम लोग मोबाइल में सिम कार्ड नहीं डालते हैं तो सारा मोबाइल इट्स ऑल सेम, उसमें कोई भी ये नहीं है, इससे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। It's non-workable obviously। It is the SIM that gives GSM subscriber units their identity। obviously SIM कार्ड की ही मेरा आइडेंटिटी है, इसीलिए इसका नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एंड सब्सक्राइबर में प्लग इनटू सिम कार्ड in any suitable terminal or any device such as hotel have an incoming calls routed to that terminal and have all outgoing calls bill to their home phone। और यहाँ पे क्या होता था, पहले क्या होता था कि जो मेरा मोबाइल फोन है उसको हम लोग नहीं भी लेके घूम सकते थे, सिर्फ हमको कार्ड लेके घूमना होता था। उस कार्ड को अगर हम लोग कोई भी डिवाइस में अटैच कर देते थे तो मेरा बिलिंग जो है मेरा अपने नंबर से होता था, लेकिन डिवाइस मेरा अपना नहीं भी हो सकता था। And second remarkable features of GSM is to on the air privacy which is provided by the system। और यहाँ पे GSM क्योंकि एक डिजिटाइज सिस्टम था इसीलिए ऑन एयर मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल्दो हम लोग यूज करते थे, फिर भी इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी था वो बहुत सॉलिड, मतलब ऐसा था कि उसमें सारे इंफॉर्मेशन बहुत सिक्योर होते थे। Unlike analog FM cellular system which can be रेडियली मॉनिटर्ड, और वहां पे क्या है हम लोग देखे हैं कि AMPS सिस्टम उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता था, लेकिन क्योंकि GSM मेरा एक क्या बोलेंगे कि एक डिजिटल सर्विस है या फिर डिजिटाइज सिस्टम है, तो इसमें प्राइवेसी जो है वो बहुत प्राइवेसी बहुत हाई क्वालिटी का प्राइवेसी है। ठीक है, तो और ये 2-3 लाइन है जिसमें तुम लोग थोड़ा रीडिंग मान लेना। और यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि प्राइवेसी है तो किस लिए है कि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक कीज यूज होता है, मतलब एनक्रिप्टेड डेटा वहां पे होता है।
do the just a second. हाँ 66,967 है सब सब्जी। हाँ तो ये जो सारे फीचर्स ऑब्वियसली अगर हम लोग का जो डेटा है, डेटा मेरा जो बहुत सारा उसमें सिक्योरिटी है तो ऑब्वियसली उसमें इंक्रिप्शन किया जाता है। इंक्रिप्शन हम लोग कैसे करते हैं, क्रिप्टोग्राफी बोल के एक सब्जेक्ट है जिसमें डेटा को कैसे कोड किया जाता है या फिर एनक्रिप्ट किया जाता है, उसका उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो वो सब सीक्रेट कीज वहां पे यूज होता था, जिसके कारण जो जीएसएम के ऊपर जो भी डेटा मेरा ट्रांसमिट होता है वो सारा डेटा क्या है कि बहुत सिक्योर डेटा होता था। तो नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विथ जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, एक जीएसएम का जो सिस्टम है उसमें आर्किटेक्चर क्या है, उसमें क्या क्या सिस्टम सब सिस्टम यूज होता है, तो जो पूरा नेटवर्क का जो टोपोलॉजी है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो गया क्लास का बात। अब आते हैं दूसरे बात पे कि तुम लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए था वन बाय वन। खाली 5 जन ही ज्वाइन किए हो, बाकी जन का ठीक है कॉल कर लेंगे हम। तो तुम लोगों से ये फीडबैक का एक इंफॉर्मेशन जरूरत था कि तुम लोग को क्या मतलब कॉलेज के रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, कोई भी बोल सकते हो। एनीवन अगर है तो तुम लोग बोल सकते हो। कॉलेज के रिलेटेड कोई भी इश्यूज, जैसे टीचिंग का फीडबैक, हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट अगर ले रहा है तो किसी का कोई भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स है, ये सब के बारे में किसी को क्या कुछ भी इश्यू है। फिलिप तुमको शायद देवासी सर कॉल किए थे, कॉल नहीं लगा था। कोई भी इश्यूज है क्या? नो मैम। मैम देवाशीष सर को बताएं। हाँ नोट्स नहीं एक सेकेंड रुको, थोड़ा। हाँ रुपेश बोलो। सब्जेक्ट है ना। हाँ हाँ मिस तुम्हारा आवाज कट। एक जो मैम इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है ना, हाँ बोलो। उसका मैम नोट्स हम लोग के पास कुछ नहीं है तो वो चाहिए था मैम। अच्छा रुको, हम नोट डाउन करके रखते हैं। सभी का क्या ये इशू है सभी को? यस मैम। ओके यस मैम। मुझे लिखने दो। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ओके। सेकंड और कुछ प्रॉब्लम और कुछ इशू और कुछ इश्यूज है? अच्छा अपना ओके। अच्छा फिलिप अपना फोन नंबर बताओ, एक्चुअली ये कॉलिंग का था तो फोन नंबर थोड़ा बता दो क्योंकि हमको फिलअप करना पड़ेगा। कॉलिंग नंबर बता दो फिलिप। यस मैम। तुम्हारा कॉलिंग नंबर बताओ। प्रियांशु यस मैम। बोलो तुम्हारा नंबर बताओ, फोन नंबर। 6201 6201 68 68 7180। 7180। ओके थैंक यू। रंजन मैम मेरा हेलो बोलो। 620 620 48 48
21460. 21460. ओके, 2 4 6 8 10. ओके, थैंक यू। रंजन 620 620 66 66 11 डबल 905. 905. थैंक यू। रुपेश 82 82 9404 9404 1622. 1622। अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स में तुम लोगों को सब कुछ समझ में आता है ना? उसमें कोई भी डाउट्स, कोई भी टीचर के रिगार्डिंग? मेरा है तो भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पूछ रहे हैं तो तुम लोग नहीं बोल सकते हो कि मैम समझ में नहीं आता है, यहाँ पे डाउट है, या फिर कोई नोट्स चाहिए, तो वो सब भी तुम लोग बोल सकते हो। कोई भी इशू है कोई भी टॉपिक के रिलेटेड? मैम हम लोग को आंसर कैसे लिखना है एग्जाम के, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर देते तो अच्छा होता। क्या क्या क्या? आंसर मैम हम लोग को मतलब कैसे लिखना है उसके बारे में। कहाँ पे? एक्सटर्नल में मैम एक्सटर्नल में? किस टाइप का मैम क्वेश्चन आता है? वो क्वेश्चन तो हम देंगे ही। तुम लोग का क्वेश्चन एक्चुअली देखो, तुम लोग का जो क्वेश्चन है हम ये देंगे तुम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा या फिर एग्जाम आने लगेगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? और तुम लोग का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग का बस एक ही ईयर का मिलेगा। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन हुआ था वही तुम लोग को मिलेगा, और अदरवाइज क्योंकि तुम लोग नया सिलेबस में पढ़ रहे हो, तुम लोग सेकेंड बैच हो, तुम लोगों से पहले एक ही जो सीनियर बैच है वही थे, तो तुम लोग का सीनियर लोग ही खाली इस सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो ऑलरेडी हम दे देंगे तुम लोग को, ठीक है? और कुछ और कुछ? और कुछ इश्यूज? मैम मैनेजमेंट का सिलेबस भी नहीं है हम लोग के पास। मैनेजमेंट का सिलेबस मैनेजमेंट का हम लोग के पास मतलब कुछ भी नहीं है मैम, नोट्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम बोल देंगे। एक्चुअली वो दूसरे कॉलेज के टीचर लेते हैं ना, तो ठीक है हम बोल देंगे एचओडी सर को, वो अरेंज करा देंगे। और सिलेबस, Yes, ma'am. ओके, और सिलेबस के रिगार्डिंग हम पर्सनली एक बात बोलना चाहेंगे कि तुम लोग जेयूटी के साइट से भी कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। जेयूटी का जो साइट है, जेयूटी का साइट से तुम लोग, या फिर हम लोग का जो कॉलेज का जो साइट है, कॉलेज के साइट में भी अवेलेबल है सिलेबस, ठीक है? मैम मैनेजमेंट का नहीं, मैनेजमेंट का नहीं है जेयूटी में? जेयूटी में नहीं देंगे। हाँ है डिपार्टमेंट के। ओके, ये देखो यहाँ पे तुम लोग को आई थिंक दिख रहा है, देखो सिलेबस डिप्लोमा, आई थिंक स्क्रीन सभी को दिख रहा है। देखो सारे सिलेबस है डिप्लोमा में, 6 सेमेस्टर सिलेबस। इसमें डिटेल्स में जाओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, Electronics, ma'am. हाँ। नीचे. ये तो यहाँ पे इस पे डाउनलोड करो तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? तो सिलेबस Yes, ma'am. जेयूटी के साइट से भी तुम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एनीथिंग एल्स? No, ma'am. ओके देन, थैंक यू एवरीवन। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। Yes, ma'am. Thank you, you, ma'am. ma'am.